हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ इन डिटेल, जहां हम करते हैं सारे ही लीगल प्रोफेशंस की डिटेल एनालिसिस। और आज हम समझेंगे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का पार्ट है और वो कवर्ड है सेक्शन 27 to 30 में। तो हम ये देखेंगे कि ये जो रिलीफ है रिसेशन का, वो कौन कौन से पर्सन क्लेम कर सकते हैं, किस ग्राउंड पे क्लेम कर सकते हैं, और हम उसे एग्जाम्पल्स के तहत भी समझेंगे और केस लॉस के थ्रू समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि रेसेशन और कैंसिलेशन में एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या होते हैं। बट ये डिफरेंसेस के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। एंड इफ यू लाइक द चैनल, प्लीज आप you can subscribe to law in detail. So now let's move forward to section 27. So अगर 27 आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे लिखा है कि रेसेशन बस कॉन्ट्रैक्ट को रिलेट करता है। ओके, तो इससे आपको जनरल मतलब ये समझ में आता होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स को रिलेट नहीं करता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ टेक्निकल थिंग कि कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटन है तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट कोई राइटिंग में होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि रिसेशन एक इंस्ट्रूमेंट का भी होता है ना। तो अब हम बेयर एक्ट की रीडिंग पे चलते हैं और देखते हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा है। सेक्शन 27 सेज वेयर रेसेशन may be adjudged or refused any person interested in a contract। इससे हमें पहला कीवर्ड मिलता अपना कि कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है रेसेशन के लिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन रिसाइन कराने आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या बस पार्टीज आ सकते हैं? तो नहीं, पार्टीज ही नहीं, पार्टीज के अलावा कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो अफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर थर्ड पार्टी जैसे कि प्रिंसिपल या एजेंट वो सब भी अफेक्ट हो रहे हैं तो वो भी कराने आ सकते हैं रिसाइन कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ मैं। तो सपोजिंगली आप किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कर्ता हो और आपने बाकी सारे मेंबर्स के साथ फ्रॉड करके ज्वाइंट हिंदू फैमिली की एक ज़मीन किसी और को बेच दी है। मतलब आपने उसके साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है, बट आपने किया तो फ्रॉड के ग्राउंड पे है। तो अब वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली के, वो भले ही पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन वो इफेक्ट तो हो रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो इवन दे कैन फाइल फॉर रेसेशन। ओके, तो यहाँ पे एनी पर्सन जो इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में मे सू टू हैव इट रिसाइंडेड। सो मे सू से हमें क्या समझ में आ रहा है? मे सू से हमें ये समझ में आ रहा है कि नेसेसरी नहीं है कि हर एक पार्टी को कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो तो वो रिसेशन के लिए जाए ही जाए। मतलब अगर उनको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो रिसाइन कराएं अपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। अगर वो रिसाइन नहीं भी कराते हैं ना अपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, फिर भी उनके पास अदर रेमेडीज़ है, और अदर रेमेडीज बार नहीं होती है जस्ट बिकॉज उन्होंने रिसाइन नहीं कराया कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं भी रिसाइन कराया, अगर डैमेजेस बन रहा है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर डैमेजेस। तो नहीं रिसाइन कराना या ना कराना ये उनकी डिस्क्रिशन होती है पार्टीज की। ओके, मे सू टू हैव इट रिसाइंडेड एंड सच रिसेशन मे बी एडजस्ट। सो हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि रिसेशन मे बी एडजस्ट। इस वर्ड में से सेकेंड में से हमें ये समझ में आता है कि नेचर ऑफ रिलीफ क्या है रेसेशन की। तो रेसेशन एक टाइप का डिस्क्रिशनरी रिलीफ है फ्रेंड्स। मेजॉरिटी ऑफ द रिलीफ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है वो आपकी डिस्क्रिशनरी है। तो ये जज की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगी कि रेसेशन ग्रांट करना है या फिर रिफ्यूज कर देना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि ग्राउंड्स क्या है रेसेशन के। सो पहला ग्राउंड रेसेशन का ये है कि आप एनी पर्सन रिसाइन कराने तब आ सकता है जब या तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, वॉइडेबल हो या तो टर्मिनेबल हो। अब मैं आपको ये समझा दूं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है और टर्मिनेबल कब होता है। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल और टर्मिनेबल डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कोअर्जन करके, फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल डिक्लेयर्ड है सेक्शन 15, 16, 17 और 18 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो आप इन कॉन्ट्रैक्ट को भी एसआरए के सेक्शन 27 में रिसाइन करा सकते हो।
वैसे ही एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 में, एंटिसिपेटरी ब्रीच वो होता है फ्रेंड्स कि जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड है उससे पहले ही सामने वाला पार्टी मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से। चूंकि उसने पहले ही मना कर दिया है तो इसके लिए इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं और इसीलिए अब सामने वाला पार्टी एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। सो दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो यहाँ पे भी आप रिसाइन करा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर सेक्शन 55 के तहत जहाँ पे टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्ल है, प्रिंसेस नाम है उसका, उसकी शादी होने वाली है 4 दिन में। सो वो एक टेलर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसा ऐसा लहंगा 4 दिनों के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का है। एंड अगर वो टेलर 4 दिनों में वो काम नहीं करके देता है तो ये जो लड़की वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा सकती है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट की जा सकती है। पहला तो ये होता है कि जहाँ पे ऑप्शन टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट का आप प्लेंटिफ के पास होता है। ऑप्शन टू डिटरमाइन से हमें ये समझ में आ रहा है जहाँ पे उनके पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देने का। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पार्टनरशिप एट विल होता है। पार्टनरशिप एट विल में आप पार्टनरशिप की ड्यूरेशन नहीं फिक्स करते हो, और पार्टनरशिप क्या होता है फ्रेंड्स, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब आप पार्टनरशिप की ड्यूरेशन नहीं फिक्स करते हो तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आप उस पार्टनरशिप को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो नोटिस देकर। तो इस भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कराने, रिसाइन कराने आप सेक्शन 27 में आ सकते हो, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा किसी इवेंट की हैपनिंग पे, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का सामने वाली पार्टी मतलब डिफेंडेंट ने ब्रीच कर लिया है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस थे उसको नहीं परफॉर्म किया है। तो उस केस में भी सामने वाली जो प्लेंटिफ है वो आ सकता है रिसाइन कराने कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम समझते हैं, पहले हमने 2 ग्राउंड्स देखे जो कि हमारे थे वॉइडेबल और टर्मिनेबल। तीसरा ग्राउंड देखते हैं जिस ग्राउंड पे रिसेशन हो सकता है। तीसरा ग्राउंड ये है कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है फॉर कॉजेज नॉट अपैरेंट ऑन द फेस, ओके, एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। तो इससे हमें 2 एसेंशियल्स नजर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल तो होना ही चाहिए और वो अनलॉफुल प्राइमा फेसाई नहीं दिखना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, मतलब जिसको ऑन द फेस ऑफ इट देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये अनलॉफुल है, और वहाँ पे डिफेंडेंट की गलती ज़्यादा होनी चाहिए प्लेंटिफ से। इस बात से हमें फ्रेंड्स ये समझ में आता है कि जो हमने क्लॉज ए पढ़ा वहाँ पे प्लेंटिफ की कोई सी भी गलती नहीं थी, मतलब प्लेंटिफ की थोड़ी भी गलती नहीं है और इसलिए वो रिसाइन कराने आ रहा है। लेकिन क्लॉज बी में प्लेंटिफ गिल्टी तो है लेकिन प्लेंटिफ की गिल्ट कम है डिफेंडेंट से, इसीलिए वो यहाँ पे क्लॉज बी में रिसाइन करा सकता है। ओके, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर एक अटॉर्नी होता है ए, जो एक बूढ़ी महिला बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है एक ज़मीन को लेकर। वो बूढ़ी महिला को ये बोलता है कि आपको ये ज़मीन मेरे नाम आप ये ज़मीन मेरे नाम कर दो, मुझे सेल कर दो, ताकि इस ज़मीन से जो आपको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं आप उन पैसों को देने से बच जाओ। ओके, तो आप ये देख रहे हो, इसीलिए ये बूढ़ी महिला बी एडवोकेट ए के नाम ज़मीन कर देती है। तो आप यहाँ देख रहे हो गलती बी की भी है और गलती एडवोकेट की भी है, बट चूंकि ही बीन एन एडवोकेट उसको वो ऑलरेडी ये फ्रॉड कर रहा था क्योंकि वो इस ज़मीन को हथियाना चाहता था। तो यहाँ पे ज़्यादा गलती ए की है क्योंकि उसने एडवोकेट होते हुए गलत चीज़ें कही और साथ ही साथ वो फ्रॉड कर रहा है। ओके, तो चूंकि यहाँ पे बी की कम गलती है तो शी कैन ऑल्सो कम एंड गेट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड। और यहाँ पे ये भी आप चीज़ देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि ये सेल डीड तो अच्छे से बनी है ना, इसमें कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट भी नहीं है, इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो रजिस्टर्ड भी है। तो कोई सेल डीड जो ए और बी के बीच बनी है उसको देखकर प्राइमा फेसाई तो नहीं बोल सकता है कि ये अनलॉफुल है, लेकिन जब आप अंदर इसके रीजंस को एग्जामिन करते हो तब ये रीजन पता चलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि नेक्स्ट ग्राउंड क्या है। फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट ग्राउंड है सेक्शन 29 के ग्राउंड पे भी रिसेशन हो सकता है, बट ये ग्राउंड सेक्शन 27 में मेंशन नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 10 के साथ। सेक्शन 10 में जहाँ पे आप प्रेयर क्लॉज में
जहाँ पे आप प्रेयर क्लॉज में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो, वहाँ पर आप ये भी प्रे कर सकते हो कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट हुआ मुझे, तो प्लीज़ ग्रांट मी द रिलीफ ऑफ रिसेशन। मतलब आप जज को ये बोल सकते हो, जज साहब को ये बोल सकते हो कि जज साहब, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं ग्रांट कर पाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर देना। लेकिन तो ये ऑल्टरनेटिव प्रेयर के फॉर्म में आप रिसेशन को मांग सकते हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप रिसेशन की सूट फाइल करो और उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लो? ये कितना इनकंसिस्टेंट है ना, कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दो, रिसाइन कर दो, रद्द कर दो, लेकिन रद्द नहीं कर पाए तो परफॉर्म कर देना। सो दिस इज ये जो प्लीडिंग होगी ये खुद में ही काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। इसी बात को प्रेमराज वर्सेस डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में बोला गया। इसमें बोला गया कि एक पर्सन जो सूट ही डाल रहा है रिसेशन के लिए, वो ऑल्टरनेटिव में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं प्रे कर सकता है, लेकिन वही दूसरा पर्सन जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट डाल रहा है, वो ऑल्टरनेटिव में रिसेशन के लिए प्रे कर सकता है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया ग्राउंड्स ऑफ रिसेशन। और ये फ्रेंड्स आप खुद ही देख लेना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और एक और बात जो मैं आपको ये बता दूं कि एक तरीके से यहाँ पे डिफेंडेंट की ज़्यादा गलती होनी चाहिए, प्लेंटिफ की कम गलती होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे दोनों की इक्वल गलती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरी डिलिक्टो, है ना। दैट इज बोथ पार्टीज आर इक्वली एट फॉल्ट। लेकिन ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन तो है पैरी डिलिक्टो का, लेकिन यहाँ पे पैरी डिलिक्टो का कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी की ज़्यादा गलती है, दूसरी की कम गलती है, दोनों इक्वली नहीं है फॉल्ट पे। ओके, एंड नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे रिसेशन कोर्ट रिफ्यूज कर देगा, मतलब रिसेशन नहीं देगा, रिसाइन नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। तो पहला ग्राउंड है जहां पे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अफर्म्ड बाय द पार्टी जिसके पास ऑप्शन था अवॉइड करने का कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे पता था कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर देना है क्योंकि ये वॉइडेबल है, टर्मिनेबल है, अनलॉफुल है, लेकिन उसको जानने के बाद भी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो फिर बाद में जाके मैं अपनी बातों से नहीं पलट सकती हूँ और उसको रिसाइन नहीं करा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अफर्म मतलब अप्रूव कर दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, अब हम इसको समझते हैं एक केस से, विच इज़ लॉन्ग वर्सेस लॉयड का केस। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे कि ये डिफेंडेंट है, ये अपनी लॉरी बेच रहा है प्लेंटिफ को, और ये क्या बोलता है कि हमारी लॉरी भाई साहब बहुत अच्छे कंडीशन में है, टूटेगी ना, ठीक है। तो बोलता है कि खराब नहीं होगी, टूटेगी नहीं हमारी लॉरी। तो इस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनके बीच में। लेकिन व्हेन द प्लेंटिफ कॉन्टैक्टेड द डिफेंडेंट, लेकिन वो लॉरी ब्रोक डाउन हो जाती है ना। उसने तो बोला कि अच्छी लॉरी है, कुछ नहीं होगा इसको, लेकिन लॉरी तुरंत खराब हो जाती है। तो जब प्लेंटिफ भाई साहब डिफेंडेंट के पास जाते हैं तो डिफेंडेंट उसको बहुत ही अच्छा ऑफर देता है। बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी लॉरी रिपेयर कर दूंगा और आधा खर्चा लूंगा, बस पूरे खर्चे नहीं लूंगा। तो यहाँ पे प्लेंटिफ की ड्यूटी क्या थी कि जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट का चूंकि ब्रीच हुआ है उसको रिसाइन करा लेना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, क्योंकि डिफेंडेंट ने फ्रॉड करके उसको लॉरी बेच दी, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ना कराया। क्या उससे गलती हो गई कि उसने बोला, लालच में आ गया वो बोलता है ठीक है आप इस आधे पैसे रख लो, ठीक कर दो। अब उसकी जो लॉरी होती है ठीक होने के बाद दोबारा से खराब हो जाती है। तो अब वो आता है कोर्ट में रिसाइन करने के लिए, तो कोर्ट ने भी रिसेशन देने से मना कर दिया, बिकॉज यहाँ पे उस फर्स्ट सिचुएशन में उसने कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही अप्रूव कर दिया था। ओके, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं जहाँ पे रिसाइन नहीं किया जा सकता, जहाँ पे पार्टीज को रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज रेस्टिट्यूशन इन इंटीग्रम इम्पॉसिबल होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टीज को उन पोजीशन पे लाना जिस पोजीशन पे वो पहले से थी, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपकी रिसेशन भी ग्रांट नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक शॉपकीपर था, मैंने उससे बोला कि मुझे ना एक बढ़िया सा सिल्क का कपड़ा दिखाओ, मुझे अपने लिए सूट सिलवाना है। ओके, सो वो मुझे मिस रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे बोल रहा है, और एक कपड़ा दिखा रहा है और बोल रहा है वो प्योर सिल्क का है, और मैंने उसको स्टिच भी करा लिया। अब स्टिच कराने के बाद मुझे पता चलता है कि ये सिल्क का कपड़ा नहीं है, तो अब सामने वाले ने फ्रॉड कर दिया है ना। तो फ्रॉड के ग्राउंड पे मैं रिसेशन करा सकती हूँ, है ना, क्योंकि वो वॉइडेबल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है ना, मैं फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको वापस से
वो सूट को वापस एक कपड़े के फॉर्म में ला पाऊँ और उसको दे पाऊँ। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मुझे रेसेशन नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, रेस्टिट्यूशन पूरा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए, मतलब 100% रेस्टिट्यूशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्सटैंशियल रेस्टोरेशन भी पॉसिबल है तो भी रेसेशन का रिलीफ कोर्ट दे सकती है आपको। थर्ड हम देखते हैं जहाँ रिफ्यूज़ कर सकता है कोर्ट, वहाँ है कि जहाँ पे ऐसे थर्ड पार्टी जो कि बोनाफाइड हो और उसने पूरे पैसे दे रखे हैं और बिना नोटिस के वो चीज़ खरीद रखी है, तो उस केस में चूंकि अब राइट कॉन्ट्रैक्ट अब बस दो लोगों के बीच में नहीं रही, वो एक इनोसेंट थर्ड पार्टी के बीच में हो गई। ओके, सो पहले कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में थी और ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट थी, इनको रिसाइन करा लेनी चाहिए थी, लेकिन अब बी ने इसको आगे सी को बेच दिए जो कि एक बोनाफाइड थर्ड पार्टी है। तो इस केस में अब सी के अगेंस्ट रिसेशन ऑर्डर नहीं हो सकता बिकॉज सी की राइट्स इफेक्ट हो जाएंगी। इसके लिए हमको प्रोविजंस मिलते हैं सेक्शन 178A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 29 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जहाँ पे एक बंदा जैसे कि फॉर एग्जांपल बी जो कि पोजेशन में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, वी जो कि पोजेशन में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी चीज़ का, अगर वो किसी को सामान बेच देता है या प्लेज कर देता है या बेच देता है तो फिर चूंकि ये इनोसेंट ट्रांसफर ही है सी, आप उसकी राइट को अफेक्ट नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल हमें फिलिप वर्सेस ब्रूक्स का केस देखते हैं। अब फिलिप वर्सेस ब्रूक्स में क्या हुआ, ए जो है वो मिसरिप्रेजेंट करता है ज्वेलर्स को और उसको एक गलत चेक दे देता है और उससे वो रिंग ले लेता है ये बोलकर कि मेरी वाइफ की एनिवर्सरी है तो मुझे रिंग अभी तुरंत चाहिए। अब वो वो रिंग लेकर एक पर्सन के पास उसको प्लेज कर देता है। ओके, और प्लेज के बदले वो उस पर्सन से पैसे ले लेता है। अब जब ये बात ज्वेलर को पता चलती है, ज्वेलर भागा भागा दौड़ा दौड़ा जाता है उस पर्सन के पास, बोलता है ये तो नकली चेक है, अब तुम अब मेरी रिंग वापस करो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं नहीं रिंग वापस कर रहा, मुझे तो पता ही नहीं था ये तुम्हारी रिंग है, मुझे पता ही नहीं तुम्हारी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हुई है जिसमें उसने फॉल्स चेक दिया है, मैं तो बोनाफाइड ट्रांसफरी हूँ। तो चूंकि वहाँ पे वो बोनाफाइड ट्रांसफरी है तो उसकी राइट प्रिवेल कर जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं करेगा कोर्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जहाँ पे where only a part of the contract is or sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract। तो supposingly ये total contract है, लेकिन ये contract ऐसा है कि इसको ये पूरा जुड़ा हुआ है, इसको पार्ट में हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में पार्शियल अगर कोई चाह रहा है रिसाइन कराना तो ये पॉसिबल नहीं है, उस केस में कोर्ट रेसेशन को ऑर्डर नहीं करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम ये देखते हैं कि रेसेशन का एक और ग्राउंड है जो कि है रीजनेबल टाइम। ओके, सो जो लिमिटेशन पीरियड है रेसेशन की वो कितनी है फ्रेंड्स, कि कितने टाइम के अंदर आपको रिसाइन कराने चले जाना है कोर्ट के पास, दैट इज 3 years एंड इट इज रिटन इन सेक्शन 59 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अब ये 3 years का पीरियड स्टार्ट कब से होगा, तो इन केस जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आप रिसाइन कराना चाहते हो तो टाइम रन्स फ्रॉम टाइम व्हेन द फ्रॉड वाज। ओके, सो फ्रॉड के केस में कब से टाइम रन करेगा, जब फ्रॉड या तो आपने डिस्कवर कर लिया है या फिर रीजनेबल डिलीजेंस से आप डिस्कवर कर लेते। ओके, तो फ्रॉड के केस में टाइम रन तब करता है जब या तो फ्रॉड आपने डिस्कवर कर लिया या फिर आप रीजनेबल डिलीजेंस एक्सरसाइज करते तो डिस्कवर कर लेते। और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में टाइम रन करता है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ना कि डेट ऑफ डिस्कवरी से। ओके, सो आपको याद रखना है कि आपको इस रीजनेबल टाइम में ही जाना है, तभी कोर्ट रिसाइन करेगा, और इस टाइम के बाहर जाओगे तो योर cause of action will be barred by the limitation period। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको जो बता दूं वो है कि रेसेशन का इफेक्ट क्या होता है। रेसेशन करने का मतलब होता है रिवर्ट कर देना, मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया है तो उसका ये मतलब है कि पार्टीज को उसी पोजीशन में प्लेस कर दिया जाएगा जैसे कि कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ओके, सो माना जाएगा दैट कॉन्ट्रैक्ट नेवर हैपेंड। ओके, सो आपको स्टेटस को एंटे वापस मिल जाएगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज ऑल्सो वन केस लॉ विच आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज नोट इट डाउन। इट इज कमर बाई वर्सेस बद्री नारायण। ओके, कमर बाई वर्सेस बद्री नारायण एंड इट इज 1977 बॉम्बे हाई कोर्ट। अब इस केस के फैक्ट सुन लीजिए एंड इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो इस केस में क्या होता है दैट देयर वाज वन पर्सन। ओके, सो देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड बद्री नारायण एंड ही वाज कीपिंग अ मिस्ट्रेस कॉल्ड
उनका नाम था कमरबाई। सो अब यहाँ पे ये मिस्ट्रेस हैं, तो ऑब्वियसली ये बद्री नारायण के लिए कुछ इमोरल काम करती हैं। जब बद्री नारायण का सारा काम ओवर हो जाता है तो बद्री नारायण ने लालच देने के लिए इनके नाम के लिए एक ज़मीन खरीदी और इनके नाम कर दी। लेकिन जब बद्री नारायण इनको हटाना चाहते हैं तो अब वो बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल है, ओके, मतलब अनलॉफुल पर्पसेस के लिए है, तो इसीलिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दें। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे दोनों पार्टीज एट फॉल्ट हैं, मतलब ऑब्वियसली आप इमोरल पर्पस के लिए गिफ्ट कर रहे हो और ये इमोरल पर्पस के लिए गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही हैं। सो यहाँ दोनों पार्टीज एट फॉल्ट हैं, और जब दोनों पार्टीज एट फॉल्ट होती हैं तो यहाँ पे दोनों की इक्वल गलती है, मतलब पैरी डिलिक्टो वाली सिचुएशन है। तो उस केस में कोर्ट रिसाइन नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट, एंड कोर्ट अपने हैंड्स को स्टे कर लेगा और विल लेट द मिस्चीफ लाई वेयर इट लाइज। ओके, सो दिस वॉज कमरबाई वर्सेस बद्री नारायण, एंड कोर्ट ने यहाँ पे रिसाइन करने से मना कर दिया। सो आई होप दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे लगता है दैट इफ़ यू लाइकिंग द कॉन्टेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, सो